गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने अभी तक कितने लेक्चर पढ़ लिए? 2 लेक्चर हम लोगों ने इस क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में पढ़ लिए, ठीक है। तो ये थर्ड लेक्चर है। अब क्या है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के बारे में समझा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज़ के बारे में जाना था, कि जैसे रेंज, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एक एग्जांपल के साथ समझा था, ठीक है। अब जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। तो कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है? मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने एक फील्ड में प्लांट्स लगाए, ठीक है, मान लो राइस का क्रॉप लगाया, ठीक है, और राइस का क्रॉप लगा के इसका यील्ड रिकॉर्ड किया, हर एक प्लांट का यील्ड रिकॉर्ड किया। अब यील्ड रिकॉर्ड करने के बाद आप अगर जैसे किसी का आया 4.2 क्विंटल पर हेक्टेयर, किसी का 4.5 आया, किसी का 5.6 आया, ऐसे से आया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि ये अलग क्यों आया, सबका यील्ड एक जैसा क्यों नहीं आया? तो ये यील्ड में जो वेरिएशन जो आया वो क्यों आया? सवाल ये, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? भाई, यील्ड में वेरिएशन आने के कारण क्या हो सकते हैं? या तो इसका जो प्लांट का जेनेटिक्स है उसके वजह से आ सकता है, या तो एनवायरनमेंट की वजह से आ सकता है। इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं। या तो प्लांट के जेनेटिक्स की वजह से आ सकता है, उसके अलावा जो भी वजह है वो सारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 ही है, प्लांट के जीन्स या जेनेटिक सीक्वेंस है, जेनेटिक्स, ठीक है। तो जो वेरिएशन है वो या तो प्लांट के जेनेटिक्स की वजह से आ सकता है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन उसको कहेंगे, या तो इन्वायरमेंट की वजह से आ सकता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फील्ड में जो ऑब्जर्व्ड वेरिएशन दिखेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल वेरिएशन, वेरिएशन। और इसी को हम लोग कहते हैं फिनोटाइपिक वेरिएशन। भाई, जो दिखेगा वही तो फिनोटाइपिक वेरिएशन है। यील्ड में जो वेरिएशन दिखा उसी को फिनोटाइपिक वेरिएशन कहेंगे। जो ऑब्जर्वेबल वेरिएशन होता है उसी को हम लोग फिनोटाइपिक वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। या और टोटल वेरिएशन, इसको टोटल वेरिएशन भी कहते हैं, इन्हीं का नाम। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि फिनोटाइपिक वेरिएशन जो है या तो किसके वजह से होगा? जीन्स के जेनेटिक्स की वजह से होगा, तो इसको कहते हैं जीनोटाइपिक वेरिएशन। या तो एनवायरनमेंट की वजह से होगा, तो इसको क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जर्वेबल वेरिएशन होते हैं उसका या तो वो प्लांट्स के जेनेटिक्स की वजह से होंगे, या तो इन्वायरमेंट के, जो जेनेटिक्स की वजह से नहीं होगा, जितने वेरिएशन जेनेटिक्स की वजह से नहीं होंगे उन सबको इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 ही कारणों से हो सकते हैं वेरिएशन। जो ऑब्जर्व हो रहा है वेरिएशन, उसके कारण 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। अब समझो कि इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि जो फिनोटाइपिक वेरिएशन को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं वीपी से, जीनोटाइपिक वेरिएशन को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं वीजी से, और इन्वायरमेंटल वेरिएशन को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं वीई से। तो क्या हो गया? वीपी, अगर मैं कहूँ वीपी इज इक्वल टू वीजी प्लस वीई, ठीक है। यही है, यानी कि
टोटल वेरिएशन जो वीपी है उसको डिफरेंट कंपोनेंट में हम लोगों ने तोड़ दिया, इसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हमने जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के एनोवा वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एनोवा करते क्यों हैं। अब आप एज ए ब्रीडर आपको ये जानना होगा कि भाई अगर आपने हाइट या आपने यील्ड ऑब्जर्व किया कि यील्ड में वेरिएशन है, तो आपको जानना होगा ना कि कितना प्रतिशत कितना परसेंट जेनेटिक की वजह से है, कितना परसेंट एनवायरनमेंट की वजह से है। तो आप ये जानोगे कैसे भाई, ब्रीडर इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करेगा। ये जानने के लिए तो हम लोग एनोवा करते थे कि जो टोटल वेरिएशन है उसको डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन में डिवाइड कर देते थे, याद है। तो हम लोग एनोवा करेंगे, जैसे मान लो फॉर एनोवा मतलब ये आरसीवीडी डिजाइन में अगर इसको लगाए तो आरसीवीडी का एनोवा आपको याद है, इसको ऐसे लिख सकते हो, टू डिकम्पोज टोटल वेरिएशन इनटू डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन। हमने ये सजेस्ट समझा था पहले भी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिए, यूट्यूब पे इसी चैनल पे अपलोडेड है। उसको समझे बिना अगर आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको शायद समझने में कठिनाई हो, अगर आपने पहले से इन सब चीज़ों को पहले से आप नहीं समझ रखे हो तो अगर बिगिनर हो तो, अगर आपको आता है तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझो कि एनोवा यानी कि हमको जो टोटल वेरिएशन है वीपी, इसको वीजी और वीई में तोड़ना है, उसका वीजी कंपोनेंट और वीई कंपोनेंट निकालना है। तो हम एनोवा करेंगे तो एनोवा से क्या आता था, याद करो, एनोवा का टेबल कैसे बनता है। एनोवा में आता था सोर्स ऑफ वेरिएशन, पहले क्या लिखते थे, सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये लिखते थे। फिर क्या लिखते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर क्या लिखते थे, एस एस, सम ऑफ स्क्वायर, एस एस को क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर। फिर क्या लिखते थे, एम एस एस, ठीक है, ओके। फिर एफ वैल्यू लिखते थे, तो एफ वैल्यू को भी छोड़ देते हैं। अब बताओ कि इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन किस वजह से आएगा भाई, इसमें जो जीनोटाइपिक वेरिएशन जीनोटाइप की वजह से आता था, या इसको ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तो इसको ट्रीटमेंट लिख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर भी जीनोटाइप लिखा है क्योंकि ब्रीडिंग में जीनोटाइप ही यूज होता है। और ट्रीटमेंट एक्चुअली इसका नाम ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन हमने ट्रीटमेंट या जीनोटाइप ऐसे आप आसानी से समझने के लिए लिख सकते हो। फिर ये रेप्लिकेशन या ब्लॉक, यही होगा, इसकी वजह से वेरिएशन आ सकता है। तीसरा है एरर, चौथा है टोटल, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल टू जी है और रेप्लिकेशन का नंबर आर है, तो यानी कि जी माइनस वन आर माइनस वन, एरर होगा जी माइनस वन आर माइनस वन आर जी माइनस वन, यही होगा, ओके। यहाँ पर होगा एस एस जी, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू जीनोटाइप, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेप्लिकेशन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ओके। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू जीनोटाइप, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेप्लिकेशन, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ठीक है, यही होगा। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास डेटा हो तो आप इन सब चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास एनोवा हो तो, ठीक है। अब आपको अगर हम ये बोले कि आप ये इस इंफॉर्मेशन से हमें ये बताओ कि इसमें जेनेटिक वेरिएंस कितना है, जीनोटाइपिक वेरिएंस कितना है, फिनोटाइपिक वेरिएंस कितना है, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, सवाल तो यही आता है। एनोवा से हमें मोटा मोटी ये आइडिया लग जाता है कि भाई कि इसमें वेरिएशन है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि जीनोटाइपिक वेरिएंस फिनोटाइपिक वेरिएंस कितना है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक होता है एक्सपेक्टेड एमएस,
एक्सपेक्टेड एम एस का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड एम एस का मतलब होता है कि जो ये एम एस आया है उसका ब्रीडिंग के पर्सपेक्टिव से क्या वैल्यू होगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, कोई नहीं। चलिए इसको अब समझते हैं कि क्या क्या हमें निकालना है इस इंफॉर्मेशन से। पहला हमें निकालना है कि इन्वायरमेंटल वेरिएंस कितना है। इसको हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना है, तो इसको निकालने के लिए इसका सिंपल फॉर्मूला है, समझे, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एम एस ई का वैल्यू होगा वही इन्वायरमेंटल वेरिएंस होगा इसमें। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा यही इन्वायरमेंटल वेरिएंस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट दूसरा इसमें क्या निकालना होता है कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन में? ये तो अपन निकाल रहे हैं ना कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। क्या होता है दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन में? जीनोटाइपिक वेरिएंस। जीनोटाइपिक वेरिएंस क्या होगा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब जीनोटाइपिक वेरिएंस का वैल्यू क्या होगा? अगर आपके पास एनोवा में ये सारे वैल्यूज़ हैं तो आप इसे जीनोटाइपिक वेरिएंस कैसे निकालोगे? तो उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान से समझना। हम अगर एम एस मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू जीनोटाइप को माइनस करते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से और इसे डिवाइड कर दें आर से, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? जीनोटाइपिक वेरिएंस। ओके, उसी तरीके से अगर हम थर्ड निकालना चाहें, तीसरा हमारे पास क्या कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन होता है? फिनोटाइपिक वेरिएंस, ये होता है। और फिनोटाइपिक वेरिएंस हमने जाना था क्या होता है? जीनोटाइपिक वेरिएंस प्लस एनवायरमेंटल वेरिएंस। हमने जीनोटाइपिक वेरिएंस भी निकाल लिया, एनवायरमेंटल वेरिएंस भी निकाल लिया। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? यही होगा, हमने दोनों वेरिएंस निकाल रखे हैं तो यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर दो, इससे निकल जाएगा फिनोटाइपिक वेरिएंस। ठीक है, इसका आंसर आपको इन दोनों को, इसको इस वैल्यू को और ये जो वैल्यू निकल के आएगा उसको सम कर दोगे तो फिनोटाइपिक वेरिएंस आपको निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन को निकालना सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया। तीनों कंपोनेंट निकालना तो सीख ही लिया। इसी को कहेंगे हाउ टू कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास जीनोटाइपिक वेरिएंस भी आ गया, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि ये जो जीनोटाइपिक वेरिएंस है उसको फर्दर तोड़ो, एडिटिव, डोमिनेंस, एपिस्टेसिस को एडिटिव इंटू डोमिनेंस, डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस, इसमें तो वो इससे नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें अलग बायोमेट्रिकल टेक्निक्स पढ़नी होंगी, यानी कि इसको फर्दर बाइफर्केट करने के लिए, उसके वैल्यूज़ को फर्दर निकालने के लिए अलग अलग कंपोनेंट का, उसके लिए हम लोग अलग मेथड पढ़ेंगे। जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि इन्वायरमेंटल वेरिएंस, जीनोटाइपिक वेरिएंस और फिनोटाइपिक वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको वो निकालना बता दिया। अगर आपके पास एनोवा टेबल होगा तो आप वो आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि ये जो हम लोगों ने लिखा था एक्सपेक्टेड एमएस, उसका क्या मतलब है। अब आप यहाँ से ही देख लो, अगर मैं आपको कहूँ कि एक काम करो, जीनोटाइप के वजह से एक्सपेक्टेड एमएस क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? एमएस जी है, इसको अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इसको आर को इधर ले जाओ तो आर सिग्मा जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एमएससी, तो एमएससी क्या है ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, आर एमएसजी कैसे निकलेगा? ये एमएसजी है ना, ये निकालने के लिए इसको इधर से मल्टीप्लाई करो और ये एमएस
ई है तो इसको इधर प्लस कर दो तो MSE का वैल्यू कितना है, ये है, इसको ऐसे कर दोगे तो यही एक्सपेक्टेड MS है इसका, ठीक है। तो अगर MSR की बात करें, ठीक है, MSR की बात करें तो इसको ऐसे लिख दो सिंपली MS, और इसको अच्छे से लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसी के बराबर है MSG माइनस MSE अपॉन R, ठीक है। अब MSR ये तो चलो, MSE तो डायरेक्टली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ MSR तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, अपने पास ये दोनों MSG और MSE का जो एक्सपेक्टेड MS है वो निकल के आ गया, तो वो ये होता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। अभी मैं इसका एक एग्जांपल लूँगा, एक सैम्पल डेटा लेंगे, उसको हम लोग सॉल्व भी करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस निकालना आ जाए। ये फॉर्मूला आपको याद करने होंगे कि ये MSE के बराबर होता है, एनवायरमेंटल वेरिएंस जो होता है वो MSE के बराबर ही होता है। RCBD में देखिए ये जो एक्सपेक्टेड MS है और ये जो निकालने का तरीका हर एक कहने का मतलब हर एक डिज़ाइन में, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में अलग हो सकता है, लेकिन आप अगर बेसिक आइडिया ले लो तो जब भी आप किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का अगर उसका आप निकालना चाहो कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस तो आप आसानी से निकाल सकते हो, वो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसी वैल्यू को ही हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए, ठीक है। ओके ओके, चलिए अब अपने फिनोटाइपिक वेरिएंस भी निकाल लिया, इसके बाद आपको क्या निकालना है, फोर्थ, इसके अलावा अब क्या क्या निकालना होता है, चौथा इन्वायरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हमें बताओ इन्वायरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे ECV। क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय, क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100, यही होता था। तो ये भी यही हो, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही तो है, कोएफिशिएंट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएशन है, ये भी तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो वेरिएंस है, एनवायरमेंटल वेरिएंस है ये, तो इसको अगर हम देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर ये वेरिएंस है तो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो इसको ऐसे आप लिखो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है एनवायरमेंटल वेरिएंस का डिवाइड बाय मीन, ठीक है। मीन कौन सा, ग्रांड मीन, जो ग्रांड मीन अपने पास आएगा ना, जो एनोवा टेबल से जो ग्रांड मीन याद है, एनोवा टेबल में जो ग्रांड मीन आता है, ग्रांड मीन उसको लेंगे और उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ECV परसेंटेज में आएगा, ठीक है। चलिए इन्वायरमेंटल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना सीख लिया हम लोगों ने, उसी तरीके से अब जीनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको हम लोग GCV भी कहते हैं, इसको निकालना सीखते हैं। ये कैसे निकलेगा, सिमिलर है, हमने अभी जीनोटिपिक वेरिएंस निकाला तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये होगा डिवाइड बाय ग्रांड मीन इंटू 100, ओके 6। इसके बाद हम लोग निकालते हैं फिनोटाइपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको कहते हैं PCV। अब ये क्यों निकालते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे वो भी अभी हम समझेंगे, लेकिन आप समझो अभी फिलहाल के लिए कि ये था, इसका स्क्वायर था तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये आएगा और उसका ग्रांड मीन, ठीक है, इंटू 100, ओके। तो ये अपने पास आ गया। तो अपने पास कितने पैरामीटर्स आ गए, 6, एनवायरमेंटल वेरिएंस, जीनोटिपिक वेरिएंस, फिनोटाइपिक वेरिएंस, एनवायरमेंटल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जीनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, फिनोटाइपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं
कि एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चलो बताओ। ये इक्वेशन सही है कि नहीं? ये जो मैंने लिखा है वो करेक्ट लिखा है या नहीं? बिल्कुल ये करेक्ट लिखा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ये करेक्ट है कि नहीं, क्या जवाब दोगे? फिनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जीनोटिपिक कोएफिशिएंट वेरिएशन और प्लस एनवायरमेंटल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। फिनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो परसेंटेज निकल के आएगा वो सम होगा जीनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और एनवायरमेंटल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है, समझे? तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये दिया रहेगा तो आप इसको इस तरीके से इक्वेशन में यूज करके आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये पीसीबी, जीसीबी और ईसीबी ऐसे नहीं इसका इक्वेशन बनेगा, ठीक है? ये गलत है। जेसीबी और ईसीबी का जो सम होता है वो पीसीबी के बराबर नहीं होता है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ वैल्यू ऑफ जीसीबी and ECV is not equal to PCV। ओके, चलिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग समझते हैं पहला कंडीशन। क्या है पहला कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, इसका इंटरप्रिटेशन हमने कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन तो वेरिएंस तो निकाल लिया, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि इसका मतलब क्या है, निकालने से क्या मतलब है। अगर जीसीवी और जीसीवी निकालते क्यों हैं? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग इसलिए निकालते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। ये यूनिट लेस होता है, ये मेजरमेंट लेस होता है। मैंने आपको ये पहले भी बता रखा, पहले पिछले लेक्चर में। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? तो ये रिलेटिव कंपेरिजन के लिए बेस्ट होता है। तो जीसीवी अगर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है बताओ? जीसीवी ज़्यादा है तो इसका मतलब है वेरिएशन अमंग जीनोटाइप भी ज़्यादा है, ठीक है? कहने का मतलब यही हुआ ना। इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है कि अगर जीसीवी ज़्यादा है तो वेरिएशन अमंग जीनोटाइप भी ज़्यादा होगा, ठीक है? और अगर जीसीवी कम है तो वेरिएंस ऑफ अमंग जीनोटाइप को कम होगा। ओके, सिमिलरली अगर दूसरा हम देखें ईसीवी के बारे में, ईसीवी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ? इन्फ्लुएंस ऑफ environment ऑन ट्रेट भी ज़्यादा है। ट्रेट के ऊपर एनवायरनमेंट का असर ज़्यादा है, ठीक है? एंड वाइस वर्सा, अगर वो कम है तो मतलब कम है, समझे? कम है तो इसका मतलब कम है। अब अगर हम बात करें कि कैसे डिसाइड होता है कम है ज़्यादा है, इसको कैसे देखते हैं अपन लोग, ठीक है? चलिए इसको समझते हैं। कि अगर जेसीवी, एक क्लासिफिकेशन ऐसा समझिए कि %20 से ज़्यादा है, ठीक है? अगर जीसीवी का, क्योंकि जीसीवी परसेंटेज में आता है, तो अगर जीसीवी का वैल्यू ज़्यादा है 20% से तो इसका क्या कंक्लूजन आएगा? इसका मतलब है कि इस ट्रेट में हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, इस हाई
जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी हाई है, 20 से ज़्यादा है तो मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी हाई है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी हाई है ये क्या होगा, गुड फॉर गुड स्कोप ऑफ सिलेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर वेरिएशन ज़्यादा होगा, अगर आपके क्लास में जो मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट के बीच में वेरिएशन होगा तभी तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर सब एक जैसा ही मार्क्स लाए, सबका 80% मार्क्स है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर किसी का 80 है, किसी का 90 है, किसी का 95 है, किसी का 5 है, किसी का 15 है, तब तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें से 95 वाला अच्छा है, उसको सेलेक्ट करो। तो हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब है वहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन का बहुत अच्छा स्कोप है और ट्रेड को इम्प्रूवमेंट करने का भी उस मटेरियल में स्कोप बचा हुआ है। चलिए दूसरा अगर हम देखें, मॉडरेट, इसको हम लोग कहेंगे हाई, ठीक है। मॉडरेट जी, मेरी राइटिंग ख़राब हो रही है, इसको सही करते हैं। ठीक है, मॉडरेट जीसीबी का मतलब होता है 10 से 20% के बीच में अगर आपका जीसीबी आता है कैलकुलेट करने के बाद, तो इससे आप क्या इन्फ्रेंस निकालोगे, इससे आप यही इन्फ्रेंस निकालोगे कि इसका मतलब ये है कि मॉडरेट वेरिएबिलिटी है। मॉडरेट वेरिएबिलिटी है और सिलेक्शन पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट होगा सिलेक्शन करना एंड स्लोअर होगा। धीरे से मतलब आप आसानी से उसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते 10 से 20% के बीच में, लेकिन सिलेक्शन का चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि वेरिएशन है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि हम जितनी भी जो भी हम लोग तरीका अपनाते हैं वो सब अल्टीमेटली सिलेक्शन करने के लिए हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि ब्रीडर का काम है अच्छी लाइंस को सेलेक्ट करना और उसको फर्दर वैरायटी में डेवलप करना। तो सारा जो तामझाम है, सारा जो हम लोग करते हैं, जितना भी ब्रीडिंग करते हैं, कुल मिला के हम लोग अच्छी लाइन को डेवलप करने, मतलब सारे ट्रेड को कंबाइन करके एक ही लाइन में डेवलप करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं ये लाइन को फिर हम लोग वैरायटी के रूप में उसको रिलीज करें। तो हम लोग का सारा काम ही सिलेक्शन के ऊपर होता है। तो सिलेक्शन, ये सारे जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में, ये सारी चीज़ें हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें उस ट्रेड को, और उस ट्रेड को इंप्रूव करके किसी एक लाइन में फिक्स कर सकें, फर्दर उसका रिलीज कर सकें उस लाइन को। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अगर हम लो जीसीबी का मतलब समझें कि लो जीसीबी का क्या मतलब है, इसका मतलब अगर लेस देन 10% है जीसीबी, अगर आपके पास लेस देन 10% आया तो इसका मतलब है वो लो जीसीबी है और जेनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो है, इसमें लो वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है सिलेक्शन का। ठीक है, अगर इसी को अगर आप क्या करो, इसी को अगर आप हेरिटेबिलिटी के साथ कंबाइन कर दो, अगर आप इसी को हेरिटेबिलिटी के साथ कंबाइन, मतलब जिसका जीसीबी अच्छा है, और अगर आप ऐसा समझो, ये यार क्या हो रहा है, हाँ, अगर आप ऐसा समझो कि जिसका जीसीबी भी अच्छा है और जिसका फोर्थ, अगर आपको मैं ये कहूँ हाई जीसीबी प्लस हाई हेरिटेबिलिटी, तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ बेस्ट फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन। आप इस ट्रेड का सिलेक्शन, मतलब इसमें आप इस मटेरियल में आप डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या, आपने देखा कि भाई ये ट्रेड का ये यील्ड है, या जो पर्टिकुलर एक जो भी ट्रेड है, क्योंकि यील्ड
में इस तरह की पैटर्न देखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ट्रेट में आपको ऐसा मिल जाएगा। तो जो भी ट्रेट में अगर ऐसा मिलता है जिसका जीसीवी और हाई वेरिएबिलिटी होता है पर्टिकुलर आप ब्रीडिंग मटेरियल में, आप उसमें से डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट होता है क्योंकि आप समझो कि जीसीवी भी हाई है, यानी कि जेनेटिक कंपोनेंट भी हाई है और वो हेरिटेबल भी है। ठीक है, तो जीसीवी भी है और हाईली हेरिटेबल है, तो उसमें जो भी आपको वेरिएशन दिख रहा है वो टोटली जेनेटिक्स की वजह से है। यानी कि जो ऑब्जर्वेबल वेरिएशन है वो नियर अबाउट जेनेटिक्स की वजह से ही है, मतलब वो लगभग जीन की वजह से ही है। तो बस डायरेक्ट सिलेक्शन कर लो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब होगा whatever variation you see in field is true reflection of plants genetic potential। ओके, चलिए, वो ट्रू रिफ्लेक्शन है प्लांट्स के जेनेटिक पोटेंशियल के। अगर आपको क्वेश्चन में अगर ये दे दिया जाए, आपको ऐसे बोला जाए, एक बात बताओ कि पीसीवी हमेशा जीसीवी से ज़्यादा ही होगा। बात आप समझ रहे हो क्यों होगा? क्योंकि वो तो टोटल है, फिनोटाइपिक वेरिएंस है, तो जीनोटाइपिक वेरिएंस से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, पीसीवी ऑलवेज ग्रेटर देन जीसीवी, ये तो फैक्ट है। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए इफ पीसीवी वैल्यू ऑफ पीसीवी, कंडीशन है इफ वैल्यू ऑफ पीसीवी एंड जीसीवी इज क्लोज, इसका क्या मतलब? नियरली इक्वल और क्लोज। क्लोज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इंडिकेट्स environment influence on this trait is minimal, trait is minimal on in our breeding population। ठीक है, जो आपका ब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसके अंदर जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है इस ट्रेट का वो कम है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लार्जली गवर्न बाय जेनेटिक। तो यही हुआ जो हमने पहले पढ़ा था कि पीसीवी और जीसीवी अगर नियरली क्लोज है तो इसका मतलब ये है कि जीसीवी ज़्यादा है और वो हेरिटेबिलिटी, उसकी हेरिटेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो कुल मिला के वही मैं यहाँ पर अलग भाषा में लिख रहा हूँ। अब 7th, अगर आपको ये कहा जाए पीसीवी in GCV has large gap, पीसीवी और जीसीवी के वैल्यू के बीच में गैप ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाई ईसीवी होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है, अगर पीसीवी और जीसीवी के बीच में गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब ईसीवी का वैल्यू हाई होगा। अगर ईसीवी का वैल्यू हाई होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या इन्फ्रेंस निकालोगे अगर ऐसा वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करने के बाद मिलता है? क्योंकि
कैलकुलेशन करना तो आसान है, वो तो कंप्यूटर कर देगा, लेकिन इससे आप समझते क्या हो एज ए ब्रीडर, आप इस डाटा से क्या इन्फ्रेंस निकालते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन पढ़ के उसके बाद हम क्या उस डाटा से कैसे अपने ब्रीडिंग मटेरियल के बारे में जानकारी समझ सकते हैं, ठीक है, उसके करेक्टर के बारे में समझ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है मेरा। ओके, इसका मतलब है इन्वायरमेंटल इफेक्ट इज हाई, इसमें इफेक्ट इज हाई। जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं लगभग यही पैटर्न शो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमेशा पीसीबी और जीसीबी लगभग बराबर हो, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स shows दिस पैटर्न, जितने भी क्वांटिटेटिव कॉम्प्लेक्स ट्रेड्स होते हैं वो इस तरह के पैटर्न को शो करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, सिलेक्शन इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी है। मल्टी लोकेशन ट्रायल इज नीडेड, मल्टी इन्वायरमेंटल डाटा इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मल्टी इन्वायरमेंटल ट्रायल भी आप लगाओगे इस तरह के ट्रेड को समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन है उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम सारे कंपोनेंट को जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसको सॉल्व करते हैं, उसको निकालते हैं। और उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास एनोवा दे दिया क्वेश्चन और आपको कहा कि ये सारे निकालो, उसका इंटरप्रिटेशन भी लिखो। तो मैंने इंटरप्रिटेशन तो आपको बता दिया, और किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अब समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए अपने पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। हमने एक एनोवा टेबल लिया है, ठीक है। एनोवा टेबल है, किसी भी आरसीबीडी डिजाइन का एक एनोवा टेबल है। इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं जितने भी कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑल कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन सवाल क्या है, कैलकुलेट ऑल कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस एंड राइट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस है उसको कैलकुलेट कीजिए और उसका इंटरप्रिटेशन लिखिए, ठीक है। तो अपने पास इनोवा में क्या क्या दे रखा है, देखो अपने पास इनोवा में हर एक चीज़ दे रखा है। ये देखो, ये क्या है, ये है आपका MSR है, मीन सम ऑफ स्क्वायर रूट एप्लीकेशन है। ये है MSG है, ठीक है। ये है MSE है, ठीक है। और अपने पास एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है। तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बात करते सबसे पहले इन्वायरमेंटल वेरिएंस निकालने के लिए इक्वल टू, यही था फॉर्मूला। इसका क्या था, MSE। तो यहाँ पे MSE कितना है, MSE का वैल्यू क्या है, MSE का वैल्यू है 1.94, ठीक है। तो एनवायरमेंटल वेरिएंस क्या आ गया, 1.94, डायरेक्टली आपको
यहाँ पर मिल गया। ये 1.94 जो यहाँ पर MSE है डायरेक्टली आपको वहाँ पे लिख देना है। दूसरा क्या हम लोग को निकालना है, जीनोटिपिक वेरिएंस। जीनोटिपिक वेरिएंस, तो जीनोटिपिक वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू जीनोटाइप माइनस मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अपॉन रेप्लिकेशन, यही पढ़ा था। तो यहाँ पर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू जीनोटाइप कितना है, 112.86, यही है 112.86। इसको माइनस किससे करेंगे, MSE 1.94 से, और डिवाइड क्या करेंगे, रेप्लिकेशन से। यहाँ पर रेप्लिकेशन कितना हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है रेप्लिकेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो रेप्लिकेशन 3 होगा, यानी कि R यहाँ पर 3 है। जीनोटाइप कितना है, 25 है। ओके, तो रेप्लिकेशन है 3, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 36.97। ओके, चलिए अगर थर्ड हम लोग निकालते हैं टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस। थर्ड क्या है, फिनोटिपिक वेरिएंस। फिनोटिपिक वेरिएंस को ऐसे डिनोट करते हैं, और उसको कैसे हम लोग निकालते हैं, जीनोटिपिक वेरिएंस जो आया और उसको सम कर दीजिए, एनवायरमेंटल वेरिएंस से निकल के आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों वैल्यू को सम करते हैं, जो कितना आया, जीनोटिपिक वेरिएंस आया अपने पास 39.7 प्लस 1.94, ये आया एनवायरमेंटल वेरिएंस। तो ये वेरिएंस अगर आप निकालोगे इसका वैल्यू आपको आएगा 38.91, तो ये वैल्यू आपका फिनोटिपिक वेरिएंस का आ गया। तो हम लोग एनोवा टेबल से इन्वायरमेंटल वेरिएंस, जीनोटिपिक वेरिएंस, फिनोटिपिक वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इन्वायरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है, ECV, इन्वायरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये निकालने के लिए क्या करते थे, क्या फॉर्मूला होता था, और इस केस में ग्रांड मीन अगर आपको मैं बता दूं, डाटा में दे नहीं रखा लेकिन मैं बता देता हूं आपको, ग्रांड मीन इस केस में है 50.76, ठीक है, ये गिवन रहेगा आपको ग्रांड मीन, ठीक है। खैर मैंने एनोवा टेबल उठाया है, आपके पास डाटा रहेगा तो आप साइड ग्रांड मीन वगैरह भी आपको वहाँ कैलकुलेट करके आएगा। मैं आपको बस समझाने के लिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएंस यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इन्वायरमेंट का, यानी कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, देखो। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, रूट अंडर 1.94, अगर सिग्मा ई का स्क्वायर 1.94 तो सिग्मा ई क्या होगा, रूट अंडर 1.94 अपॉन ग्रांड मीन कितना है 50.76। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको निकल के आएगा 2.76%, क्योंकि इसी भी परसेंट में होता है इन्वायरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फिफ्थ हमें क्या निकालना है, जीनोटिपिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसमें भी सिमिलरली इसका यही फॉर्मूला होता है। चलिए, तो इसमें जीनोटिपिक वेरिएंस कितना है 36.97 है ना, इसको रूट अंडर 36.97 करो, डिवाइड बाय 50.76 करो, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये क्या निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये आपको 11.98% लगभग आया, ठीक है। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो छप जाए, ठीक है।
अब आप अगर ये पूरे लेक्चर्स को पढ़ लोगे तो आपको इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस एक बार समझने की ज़रूरत होती है, आसानी से, शांति से। एक बार ढंग से आप समझ लोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। सारा तो फॉर्मूला है और उसमें सारे डिटेल्स आपको मिलते हैं, बस उसको पुट करना होता है और आंसर निकालना होता है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीडर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होता है और इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कैलकुलेशन आप इंटरप्रिटेशन को भी नहीं समझ सकते। जो पीसीवी है उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो अपने पास पीसीवी का जो वैल्यू है निकल के आ जाएगा। तो 38.91 है ना फिनोटाइपिक वेरिएंस, तो 38.91 डिवाइड बाय जो ग्रांड मीन है 50.76 इंटू 100 करेंगे तो ये अपने पास निकल के आएगा 12.29%। अब आप मुझे इंटरप्रिटेशन बताओ इसका, बताओ क्या होगा, इंटरप्रिटेशन बताओ इसका। सारे वैल्यूज़ आपके पास हैं, क्वेश्चन बताओ, सारे वैल्यूज़ आपके पास हैं, इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। क्योंकि ब्रीडर्स इंटरप्रेट नहीं कर पाए डाटा को, फिर क्या मतलब, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। डाटा तो आपको जनरेट करके, जो डाटा है वो तो आपको एनालिसिस करके मिल जाएगा, लेकिन आपका काम है उसका इंटरप्रिटेशन निकालना, उसको समझना, फिर ब्रीडिंग में उसका उपयोग करना। तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है आप समझो। इसमें देखो जो जीसीवी है वो 10 और 20 के बीच में है ना, 10 और 20 के बीच में है। ये क्या है, मॉडरेट है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। जो 10 और 20 के बीच में होता है जो मॉडरेट जीसीवी है, इसवी आपको कम है, और पीसीवी भी ठीक मतलब कम ही है, मतलब जीसीवी और पीसी के बीच में डिफरेंसेस कम है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इसका कैसे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पीसीवी एंड जीसीवी इज मॉडरेट। पीसीवी और जीसीवी दोनों मॉडरेट है। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स the variability among genotype is moderate। मतलब जीनोटाइप के बीच में वेरिएबिलिटी मॉडरेट है। और यहाँ पर अगर आप ये कह दो कि ईसीवी लो है, ईसीवी लो है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट is less on this trait in this breeding population। इस ब्रीडिंग पॉपुलेशन में पीसीवी जीसीवी मॉडरेट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस ब्रीडिंग पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी अमंग जीनोटाइप मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट वेरिएबिलिटी है जीनोटाइप के बीच में, हाई वेरिएबिलिटी नहीं है। वेरिएशन आपको हाई बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो यानी कि सिलेक्शन के चांसेस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसी तरीके से अगर ईसीवी देखें तो ईसीवी लो है, तो मतलब इस ट्रेट के ऊपर, इस पर्टिकुलर ब्रीडिंग पॉपुलेशन में इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस उस ट्रेट के ऊपर कम है। तो ये अच्छी बात है, ये आप कह सकते हो ये सही है, ठीक है। इसमें आपको मल्टी लोकेशन ट्रायल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट में इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कम है। ओके, चलिए, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत बेसिक लेक्चर है। बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को इसको समझने में, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में जितना हो सकता था आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार देखो, दो बार देखो, नहीं समझ में आए बार बार देखो, कोशिश करो। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं।